हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य उपाध्याय। अब आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कुछ टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ देखेंगे। फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुएशन और लैक्टेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर मेनली हमारा काम क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी हो कि वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके, अपने जगह जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को। यहाँ पर ये लाइन वैल्यूएबल पॉइंट है कि ऑफ इट्स ऑन काइंड, मतलब कि आप हमेशा सुने होंगे हाथी का बच्चा हाथी, घोड़े का बच्चा घोड़ा, आदमी का बच्चा आदमी। ठीक है, ऐसा तो आप नहीं सुने होंगे ना कि एक हाथी का बच्चा चूहा हो गया, ऐसा तो नहीं सुने होंगे। हाँ, हम लोग कभी कभी हम लोग के पेरेंट्स बोल देते हैं सुअर का बच्चा, ऐसा वो बोलने के लिए होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी होता है कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? तो पहला तो लाइफ को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये लाइफ को मेंटेन रख रहा है अर्थ पे। और दूसरा क्या है कि ये वेरिएशन भी क्रिएट कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं दो पेरेंट्स के। हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे वेरिएशन भी आ रहे हैं। इवन असेक्सुअल में वेरिएशन आते हैं बट वहाँ लेस आते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। जो ह्यूमन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, ह्यूमन के पास कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, इसमें क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस है। कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, प्लांट का पढ़ ले, एनिमल का पढ़ ले, सब में ये प्रोसेस होगा। पहला गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन ही है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड ये देखते के साथ आपके मन में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। जैसे यहाँ गैमेटोजेनेसिस है तो गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे प्लांट में बनता था, प्लांट में आप पढ़े होंगे, प्लांट में पॉलन ग्रेन का बनना, फिर एम्ब्रायो सेक का बनना, फीमेल गैमेटोफाइट से एम्ब्रायो एग सेल, ये सब का बनना, वो है गैमेटोजेनेसिस। मेल में स्पर्म का बनना, ओवम का बनना। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कैसे होते हैं, फीमेल में oogenesis कैसे होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। अब जब गैमेट बन गया तो उसको ट्रांसफर भी करना है। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। और वही प्लांट में पॉलिनेशन हम लोग कहते थे, जहां पर स्टैमेन से आपका निकलता था एंथर से पॉलन ग्रेन और वो स्टिग्मा पे लैंड करता था। ठीक है, तो वो पॉलिनेशन बाय द एजेंट के द्वारा होता था। बट ह्यूमन के पास एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं, उसके द्वारा होता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जब गैमेट एक जगह चले आएंगे तो होगा फ्यूजन गैमेट का, जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो अब होगा 9th मंथ का पीरियड ह्यूमन में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। और उस समय होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट। फिर लास्ट में चाइल्ड बर्थ, जिसको पार्चुरेशन टर्म से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये पढ़ेंगे। आज के हम लोग लेक्चर में होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, बट क्या ह्यूमन हमेशा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है? नहीं। ह्यूमन में टाइम टू टाइम डेवलपमेंट, जैसे आप एक बेबी का जन्म हुआ तो उस समय आपके पास एबिलिटी नहीं है, उस समय अगर आप सेम गेटअप के साथ मेल और फीमेल दोनों को रख लो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे जैसे आपके हार्मोन एक्टिवेट होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे आप प्यूबर्टी एज में आते हैं कुछ चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे पहला चेंजेस तो ये होता है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज होते हैं। मेल जो है उनका अपना अलग मेल की तरह, आप उस एज के बाद 13 एज या 14 एज, लगभग 11 से 13 फीमेल में और 13 से 14 मेल में, इस एज के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर चेंजेज होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये कब होता है? प्यूबर्टी आने के बाद। ठीक है,
प्योरिटी आने के बाद ये चेंजेज होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीमेल में है, कुछ मेल में है, वो हम लोग देखते हैं। तो मेल में फेशियल हेयर का आना, मॉस्टेक और बियर्ड्स का आना, एडम एप्पल ये इस एरिया में, थायराइड वाले रीजन में, ये वाले रीजन में, ठीक है। बॉडी हेयर का डेवलपमेंट होना, मसल मास आपका शोल्डर ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ा आपका बॉडी मस्क्यूलर होने लगेगा, और वॉइस चेंजेज होंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं फटे बांस की तरह आवाज आने लगता है, ठीक है। और वॉइस चेंजेज होगा, पिच यहाँ लो हो जाएगा, सुनने में आवाज मेल का उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ फीमेल में क्या होंगे, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, वाइडर हिप रीजन में फैट का डिपोजिशन होना, वाइडर होना, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, मेमोरी ग्लैंड वाले रीजन में फैट का डिपोजिशन, हिप रीजन में, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन होना, और वॉइस पिच, उनका आवाज और मधुर लगने लगता है, सुनने में अच्छा लगने लगता है, ठीक है। और कुछ कॉमन चीज है, जैसे हेयर ग्रोथ होंगे, स्केलेटल चेंजेस होंगे, स्किन चेंजेस होंगे, एक्ने आने लगेंगे, पिंपल्स, जैसे आप तो सुने होंगे ना, एक प्रचार भी देता है, ओ मैं ये मेरा पहला पिंपल, ऐसा कुछ करके आने लगेंगे। तो ये इस समय ये सब डेवलपमेंट होता है, स्वीट ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। तो ये कुल मिला के ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट ये बताता है कि अब आप सेक्सुअली मैच्योर होने लगे, ठीक है। यही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपके पास जब आ रहा है, तो अब दिख रहा है कि आप रिप्रोड्यूस करने के लायक हैं, आप एबल हो चुके हैं रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि मेल में क्या पहले रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस या गैमेट ट्रांसफर, तो उससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो मेन ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो है आपका टेस्टिस, और ये होता है 2 इन पेयर, 1 2, ठीक है। और ये 2 इन पेयर होगा, सॉरी 2 नंबर होता है, 2 इन नंबर पेयर में होगा हमेशा, याद रखिएगा। और इनका जो डेवलपमेंट है, ये जब बनेगा, तो जब 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उस समय जब मेल चाइल्ड हो गया, तो उनके एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, ठीक है। बट ये रहता है एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, ये रहता है एक आउटवर्ड आउटग्रोथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, उस एरिया में रहता है, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम, वहां पर रहेगा आपका टेस्टिस, ठीक है। अब क्यों वहां पर रहता है, तो हम लोग आगे देखते हैं। टेस्टिस जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका मेन काम तो सबसे पहले यह है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, और कुछ हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इसलिए करेगा कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इनहेंस करता है, कि आप मैच्योर हो रहे हो, सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हो, स्पर्म का प्रोडक्शन करने लगेगा उस एज के बाद, ठीक है। ये जो टेस्टिस है, कुल मिला के एक कह सकते हो ना कि ये एक हीरो है इस फिल्म का, ठीक है। स्पर्म मेन लीड रोल में है। तो ये जो टेस्टिस है, ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब बात, जाहिर सी बात है, इसका कुछ शर्त है। जैसे फिल्म को लेकर चलो, तो कोई एक्टर जैसे फिल्म साइन करता है, तो पहले उसका एक शर्त रहता है ना, कि हम इसका प्रॉफिट का इतना हिस्सा लेंगे या ये हिस्सा लेंगे। तो टेस्टिस बोलता है कि हम स्पर्म उसी समय प्रोड्यूस करेंगे जब हमको अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। यानी आप, मेरा एक शर्त है कि हम इस शर्त पे ही काम करेंगे, अगर हमको ये शर्त मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए स्क्रोटम आते हैं, ठीक है। इसलिए बैग एक स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर होता है, जो कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर प्रोवाइड करे, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। टेस्टिस से कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस से लड़े हुए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग इपिडिडाइमिस, ठीक है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बस ये कुछ नहीं है, डक लाइक स्ट्रक्चर है, और बस स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाके वास्ट डिफरेंस में मिला देगा। वास्ट डिफरेंस को ही हम लोग स्पर्म डक भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा लेयर होता है जो कि ऊपर तक जाएगा, और ये एब्डोमिनल कैविटी तक राइज करता है, ठीक है। और फिर जिसमें ओपन होता है ये रीजन, जिस थोड़ा सा स्लाइटली स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, ये एम्पुला, ठीक है। एम्पुला रीजन में ये ओपन होगा, और एम्पुला रीजन में ओपन होने के बाद ये फिर वहां से एम्पुला से अब जो डक्ट खुलेगा वो है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आगे चल के फिर एक कॉमन पैसेज में जाएगा, जो कॉमन पैसेज आपका यूरेथ्रा, जो कि कॉमन पैसेज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही यूरिन को भी मेल में ले जाता है, और यही ये जो पैसेज है, यही आपको यूरिन को भी ले जाता है, और यही आपके स्पर्म को भी ले जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक ही डक्ट है, बट नाम 3 जगह अलग अलग हो रहे हैं,
ठीक है। पहला इसका एपिडिडाइमिस नाम है क्योंकि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर ये एक्सटेंडेड लूप की तरह फॉर्मेशन कर रहा है तो वो हो गया वासा डिफरेंस, ठीक, जिसको स्पर्म डक्ट कह रहे हैं। और अगर वो स्पिंडल शेप का बन रहा है तो वहां पर थोड़ा देर रुक रहा है, उसको बोलते हैं एम्पुला। फिर एम्पुला से जब निकल रहा है तो वो इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कुछ निकल रहा है। इजैकुलेटरी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, इजैकुलेटरी डक्ट। और वो कॉमन पैसेज से जा रहा है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो एक डक्ट का ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, क्लियर। इसके बाद आते हैं तो एक यूरेथ्रा से ऊपर एक होता है हमारे जो जो मेन गैमेट ट्रांसफर का काम करेंगे, ये है पेनिस। अब ये पेनिस है, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है, ठीक है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है जिसके पास इरेक्टिलिटी का फंक्शन हो, ठीक है, इरेक्टाइल हो सके। और ये जो है ये टिश्यू से बना, तो इसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इसके कवरमेंट के लिए, इसको प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक स्किनी कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं जिससे हमको पता चले कि टेस्टिस किस तरीके का हमको दिख रहा है, किस क्या है। तो टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीशन अपना करते हैं। अब स्पर्म जो है वो डायरेक्ट स्पर्म सिर्फ नहीं निकलता है, उसके साथ कुछ और फ्लूइड भी निकलते हैं। तो सबसे पहला फ्लूइड जो है वो आपका होगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से आएगा। ये एक ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ये 2 इन नंबर होंगे, ये देखिए ये वाला लेयर जो है ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होगा ये कुछ विस्कस फ्लूइड सिक्रेट करेगा, और ये विस्कस फ्लूइड जो है वो मेनली क्या करेगा ना कि स्पर्म में कैल्शियम, फ्रक्टोज और कुछ एनर्जी का सिक्रेशन करेगा। विस्कस फ्लूइड होगा, अल्कलाइन नेचर होगा। इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे ये वाला लेयर, ये ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, स्पर्म मोबिलिटी में भी हेल्प करता है, कुछ सिक्रीशन इसका आएगा। और फिर वल्वोरेट्रल ग्लैंड, वल्वोरेट्रल ग्लैंड कुछ म्यूकस सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लुब्रिकेंट का काम करेगा, ठीक है। स्पर्म मोबिलिटी को भी बढ़ाएगा और लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, ठीक है। ये वल्वोरेट्रल, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, ये 3 तरीके के ग्लैंड होंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिससे मिलाकर स्पर्म बाहर निकलेगा। और स्पर्म जब बाहर निकला, उस पूरे स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड और वल्वोरेट्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सब फ्लूइड को मिलाकर उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो स्पर्म से निकलता है, सीमेन निकलता है बॉडी से, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं तो कुछ टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अब जो एक टेस्टिस है वो टेस्टिस के अंदर होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये मेन, ये वो है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएगा। यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये लेयर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर में 2 तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ 2 सेल, एक मेल जर्म सेल लाइनिंग होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और एक होता है सर्टोली सेल, ठीक है। और इनके आउटसाइड जो होते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को फिल करने के लिए इंटरस्टिशियल, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होंगे उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है। ये लीडिंग सेल जो है ये इनका क्या काम है, ये एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगा जो कि मेल में मेल लाइक कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया है यही स्पर्म आगे चल के बनता है, इसी में ऐसा एबिलिटी है कि ये मियोसिस में जा सके, मियोसिस हो सके इसका, और मियोसिस होने के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। और सर्टोली सेल क्या है, तो सर्टोली सेल ये कुछ इस तरीके से, जैसे अभी आप किसी इंटरव्यू इन सब के लिए अगर आप जाते हो या देखते होंगे कभी, उसका ब्रोचर भी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था नो टीए विल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि आपको ट्रेवल के लिए, एकोमोडेशन के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको इसका व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। तो इस एक्चुअली स्पर्म के पास भी ये एबिलिटी है कि वो अपना
अपना व्यवस्था वो खुद करके चलता है। ये सर्टोली सेल वो काम करता है, उसको नरिशमेंट करने का काम करता है। उतने दिन में आपको कोई और नहीं कुछ देगा, सर्टोली सेल ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नरिश करेगा, इसीलिए इसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले स्पर्म निकला, और स्पर्म निकलने के बाद वहां से जर्मिनल एपिथेलियम ये सबसे होते हुए वो आता है रीटे टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस के बाद आएगा वासा इफ्रेंसिया। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये वास डिफरेंस नहीं है, ये वासा इफ्रेंसिया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इपिडिडाइमिस में, ठीक है, जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था। फिर आते हैं वास डिफेंस में, जिसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट के बाद वो आएगा एम्पुला, थोड़ा देर रेप्स करेगा, और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आएंगे, सेमिनल फ्लूइड इसमें आएंगे, मर्ज होंगे इसके साथ, फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर जाएगा। अब इजैकुलेटरी डक्ट से जब जा रहा होगा उसी समय यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का कुछ कंपोनेंट आएंगे, और यूरेथ्रा लास्टली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। तो ये था, आप पढ़े भी होंगे जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े थे उसके बारे में, तब उसमें आप लोग यूरेथ्रा के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के स्पर्म का पाथवे होता है, कैसे कैसे स्पर्म आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये, इससे मेल से आप इसको ऐसे डिफर कर सकते हो कि यहाँ पर मेल के लिए जो स्क्रॉटम था, बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही सिक्टेड है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी के सिस्टम के अंदर है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सबसे पहला जो 2 इन नंबर, जैसे वहां टेस्टिस था वैसे यहाँ ओवरी। ठीक है, तो वो अगर हीरो था तो हीरो। ठीक है, तो ये ओवरी है, ये ओवरी जो है मेन ओवम को सिक्रेट करेंगे, एक को सिक्रेट करेंगे, या फीमेल गैमेट को सिक्रेट करेंगे। ठीक है, ये जब सिक्रीशन होगा यहाँ से तो ये ओवरी से निकलेगा। ओवरी जो है वो पेल्विक लिगामेंट के थ्रू यहाँ से अटैच होते हैं आपके यूट्रस वॉल से, यूट्रेन वॉल से, और यहाँ से इसको कैप्चर करेगा आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब 3 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। जैसे वहाँ स्पर्म डक्ट था वास्ट डिफरेंस, वैसे ही ये फेलोपियन ट्यूब है ओविडक्ट। डक्ट मतलब क्या, एक रास्ता ले जाने वाला। ठीक है, फिल्म में आप सुने होंगे इस डक्ट में, या ऐसा कुछ सुने होंगे आप लोग। तो ओविडक्ट ओवम को ले जाने वाला, ठीक है, स्पर्म डक्ट स्पर्म को ले जाने वाला। ठीक है, तो स्पर्म डक्ट वास्ट डिफरेंस को कहते हैं, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसा आपको जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी जो है जिस एरिया से अपर होता है वो हो गया इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, फिर आपके यहाँ पे स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर, एक बात बता रहे बायोलॉजी में, जहां भी आपको स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लगभग आप एम्पुला नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी एम्पुला, एम्पुला, और फिर एक नैरोइंग कैविटी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एकदम नैरो पाथवे की तरह, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, अब जो इस्थमस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एम्पुला खत्म हो रहा है, यानी लगभग इस रीजन में, ये रीजन है आपके फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन का अगर हमको रीजन बताना हो तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, उस रीजन पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, अब यहाँ से आगे स्पर्म बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद यहाँ आया यूटेरस। यूटेरस लगभग पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, पियर नाशपाती देखे उसके इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होगा। इसमें ये 3 लेयर से बना होगा। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन के दौरान, इसी को वॉर्म बोलते हैं, मदर वॉर्म। ये फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो प्रेगनेंसी के दौरान इसका लगभग इस बॉडी वॉल इसको बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे दिखते हो, पेट बाहर निकल, तो ये यूटेरस एक्चुअली। ठीक है, ये यूटेराइन वॉल जो है 3 लेयर से बना होगा। यूटेराइन वॉल का बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल है। पहला पेरीमेट्रियम, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, बीच में ये जो लेयर है आपका, ये वाला लेयर, ये लेयर है मायोमेट्रियम। मिडिल से याद कर लो, मायो, एम से मिडिल, एम से मायो, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम जो है ये स्मूथ मसल से बना होगा, और ये मेन काम करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो बेबी जब बाहर पार्चुएशन हो रहा होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तो उसमें पुशअप का जो काम आता है कि पुश कीजिए, वो जो होता है, ये पुशिंग यहाँ पे इनके कारण होता है, मायोमेट्रियम के कारण। ठीक है, स्मूथ मसल्स के कारण। और इंडोमेट्रियम लास्ट लाइनिंग है। इंडोमेट्रियम जो है ये क्या करता है, तो ये जो है ये आपका साइक्लिकल चेंज होते रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये साइक्लिकल चेंज होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो
ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो कुछ विस्कस फ्लूइड जो निकलते थे, ये है आपके एंडोमेट्रियम, यही निकलते थे। ठीक है, ओवम के साथ डीजेनरेटिव ओवम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन में काम आएगा, और नहीं आया है तो ये बेबी वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ निकलेगा। साइक्लिकल चेंज होता है इस स्ट्रक्चर में, और इससे माना जाता है कहीं ना कहीं साइंटिफिक एज जो 18 ईयर रखा गया था मैरिज के लिए, वो यही है। एक्चुअली 18 ईयर के बाद क्या होता है ना कि आपका इंडोमेट्रियम वेल डेवलप्ड हो जाता है, 3-4 साल में वो वेल डेवलप्ड हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए लगभग साइंटिफिक एज ये सब सोच के रखा गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं कुछ, अब जहाँ पे आपका यूटेरस खत्म हो रहा है वहीं पे कुछ नैरोअर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, नैरोअर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स से नीचे आता है वेजाइना। ठीक है, और वेजाइना जिस स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, जिस स्ट्रक्चर में वेजाइना खुल रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, वेजाइना जहां से खुल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वल्वा। ठीक है, वेजाइना जहां से खुल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वल्वा, और वल्वा है आपका फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया। जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया आपका पेनिस था, वैसे फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया आपका वल्वा है। कुछ वल्वा के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम लोग वल्वा भी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो वो क्यूसन है फैटी एसिड का, एक फैटी एसिड का टिश्यू होगा जिसके ऊपर स्किन और प्यूबिक हेयर होंगे वहां उस रीजन में। लेबिया माइनरा एक फ्लैशी फोल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड स्ट्रक्चर है मॉन्स प्यूबिस के नीचे, और वेजाइनल ओपनिंग को जो साउंड करता है। ठीक है, और उस लेबिया मेजरा के नीचे होगा, लेबिया मेजरा के अंदर होगा लेबिया माइनरा जो कि पेयर फोल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेयरिंग में स्ट्रक्चर आएगा, और वेजाइनल ओपनिंग पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जिसको हीमेन बोलते हैं, और उसी के ऊपर एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग आके मैच करते हैं, और ये नर्व एंडिंग है तो जिसके कारण सेंसेशन, फीमेल में सेंसेशन का जो काम आता है वो क्लिटोरिस में आता है। ठीक है, इसी को हम लोग फीमेल पेनिस भी बोलते हैं, क्लिटोरिस को। एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि लेबिया माइनरा के ऊपर अपर जंक्शन में आपको दिखेगा, और यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे ये फीमेल को एक्चुअली सेंसेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग फीमेल पेनिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। मेमरी ग्लैंड जो है, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड में बहुत सारे फैट का डिपोजिशन होता है, ये तो आपको पता है। तो ये पेयर्ड इन स्ट्रक्चर होता है, 2 नंबर में होता है, और इस रीजन को हम लोग ब्रेस्ट रीजन भी बोलते हैं, और ये बहुत सारे फैटी टिश्यू का वो होता है। ठीक है, अब जो फैटी टिश्यू होंगे ये इसमें अंदर क्या होंगे, 15 से 20 जो है मेमोरी लॉब होंगे। ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लॉब होंगे। ठीक है, मेमोरी लॉब ये। ठीक है, अब मेमोरी लॉब जो होंगे, उन मेमोरी लॉब के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। और ये एल्वियोली जो क्लस्टर्स ऑफ सेल जो है, ये एल्वियोली जो है ये मेनली क्या करता है, आपके मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एल्वियोली मेल मिल्क सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है। अब मिल्क सिक्रेशन जहां से हुआ, ये निकलने के बाद एक कैविटी में गया, फिर से स्पिंडल शेप कैविटी, बहुत सारे एल्वियोली से मिल्क सिक्रेट हुआ, एक कैविटी में गया जिसको बोलते हैं एम्पूला। ठीक है, एम्पूला, एम्पूला से मिल्क निकला, फिर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में गया जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वे फर्दर मेमोरी डक्ट में ओपन होता है। ठीक है, ये मेमोरी डक्ट में ओपन हो रहा है। ठीक है, मेमोरी डक्ट से ओपन हुआ, फिर वो मेमोरी डक्ट से ओपन होने के बाद वहां पे आएगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट में वो ओपन होगा, और लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क को सक आउट किया जाता है, बाहर निकलता है, जो कि जो रास्ता होता है वो निपल होता है, और उसके साइड में जो ब्राउनिश लेयर्स होते हैं स्किन के, उसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। ठीक है, तो ये था आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, फिर आगे फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये सब इवेंट को हम लोग देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।